हाय एवरीवन, आज 11 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। पहला क्वेश्चन वर्षा वन और ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्या वर्षा वन विश्व में सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं? ऐसा नहीं है। महासागरों के फाइटोप्लैंक्टन और प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया विश्व की लगभग 50% ऑक्सीजन बनाते हैं। वर्षा वन ऑक्सीजन बनाते तो है, लेकिन उतनी ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी उपयोग करते हैं। इसलिए वास्तविक शुद्ध ऑक्सीजन उत्पादन में महासागर के सूक्ष्म जीवों से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। सतही जल में ऑक्सीजन की मात्रा से रिलेटेड है। क्या सतही जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अधिक ऑक्सीजन होती है? ऐसा नहीं है। सतही जल में ऑक्सीजन वायुमंडल से कई गुना कम होता है। पानी में गैसों की घुलनशीलता सीमित होती है, इसलिए सतही जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। आज ये क्वेश्चन नंबर थर्ड पे पिकॉक टोरेंटुला से रिलेटेड है। पिकॉक टोरेंटुला कहाँ पे पाई जाती है? यह आंध्र प्रदेश के गोटी क्षेत्र में पाई जाती है, इसीलिए इसको गोटी टेरेंटुला भी बोलते हैं। इसे गोटी स्पाइरे ऑर्नामेंटल टेरेंटुला भी कहा जाता है। यह एक चमकीली नीली रंग की दुर्लभ मकड़ी है जो पेड़ों की खोखली जगह में रहती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत ब्रिटेन रक्षा से संबंधित है। हाल ही में भारत ने ब्रिटेन से कौन सा मिसाइल खरीदने का समझौता किया है? तो इसका आंसर लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल होगा। 350 मिलियन यूरो के इस सौदे के अंतर्गत यह मिसाइल भारतीय सेना को मिलेगी, जिससे ड्रोन और हल्के वाहनों को निशाना बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भारत यूके तकनीकी सहयोग से रिलेटेड है। भारत और ब्रिटेन ने हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग शुरू किया है? तो इलेक्ट्रिक नौसैनिक इंजन के विकास में। इसका उद्देश्य नौसेना के जहाजों में पर्यावरण हितैषी इंजन प्रणाली लागू करना होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, यूके विश्वविद्यालयों के भारत में कैंपस से रिलेटेड है। किन ब्रिटिश विद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिली है? लैंकस्टर विश्वविद्यालय और सरे विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिल गई है। यह नई शिक्षा एनईपी के तहत विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में संस्थान खोलने की अनुमति के अंतर्गत है। आ जाते हैं साहित्य के नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो हंगरी के लेखक हैं, इनका नाम लास्लो क्राइनाहोकाई को मिला है। उन्हें मानव अस्तित्व की जटिलता को गहराई से प्रस्तुत करने और उसके उपन्यासों के लिए सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, जो अनुच्छेद 351 से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में क्या प्रावधान दिया गया है? यह केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह हिंदी भाषा को विकसित और प्रोत्साहित करे ताकि वह भारत की अभिव्यक्ति की समृद्ध भाषा बन सके। यह अनुच्छेद हिंदी को वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के रूप में उन्नत करने का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अनुच्छेद 350 ए से संबंधित है। अनुच्छेद 350 ए का उद्देश्य क्या है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना। यह शिक्षा के समान अवसर और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं। कर्नाटक में मासिक धर्म अवकाश नीति से संबंधित है। कर्नाटक ने हाल ही में कौन सी नीति लागू की है? हाल ही में कर्नाटक ने मासिक धर्म अवकाश नीति अपनाया है। प्रत्येक महिला कर्मचारी, चाहे वो सरकारी या निजी हो, दोनों क्षेत्रों में प्रति माह एक सवेतन यह नीति महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर समानता को ध्यान में रखकर बनाई गई। आज ये क्वेश्चन नंबर 11 शत्रुघ्न चौहान 2014 से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने शत्रुघ्न चौहान केस में क्या निर्णय दिया था? मृत्युदंड की सजा में निष्पादन में अनुचित देरी होने पर आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि लंबी देरी से कैदी के जीवन के अधिकार का हनन होता है। आर्टिकल 21 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 सक्षम प्रणाली और भेल से संबंधित है। भेल द्वारा विकसित सक्षम प्रणाली का उद्देश्य क्या है? यह प्रणाली ड्रोन जैसे हवाई खतरों को पहचानने, ट्रैक और उसे नष्ट करने के लिए बनाई गई है। सक्षम का पूरा नाम क्या है? सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट है। इसे भारतीय सेना ने उपयोग करने के लिए विकसित किया है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 में, जो अनुच्छेद 233 डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटमेंट से संबंधित है। अनुच्छेद 233 किससे संबंधित है? यह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इसके तहत उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। जिला न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। नए संशोधन के अनुसार 7 वर्ष का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता या न्यायिक अधिकारी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाते हैं। भारत की राष्ट्रीय रेड लिस्ट से संबंधित है।
भारत की नेशनल रेड लिस्ट किस संगठन की पद्धति पर आधारित होगी? तो आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका उद्देश्य भारत की संकटग्रस्त प्रजातियों की सटीक पहचान और संरक्षण करना। भारतीय राष्ट्रीय रेड लिस्ट किस वर्ष तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। यह सूची कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क से जुड़ी है, जो 2030 तक जैव विविधता संरक्षण का लक्ष्य रखती है। क्वेश्चन नंबर 17 एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से संबंधित है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मुख्य कारण क्या है? तो एंटीबायोटिक का अधिक और अनावश्यक उपयोग। हर बार एंटीबायोटिक्स लेने से मानव का माइक्रोबायोम प्रभावित होता है और बैक्टीरिया प्रतिरोध बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भारत में आत्महत्या के आंकड़े एनसीआरबी 2023 का रिपोर्ट से संबंधित है। 2023 में आत्महत्या की कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो लगभग 3% वृद्धि हुई है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1,77,000 से अधिक आत्महत्याएं हुई हैं, जिनमें शहरी क्षेत्रों में अधिक मामले दर्ज किए गए। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। आत्महत्या के मामले में कौन सा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है? पुरुष लगभग 72% प्रभावित होता है। कारणों में पारिवारिक तनाव, बीमारी, वैवाहिक समस्या और नशे की लत प्रमुख है। मानसिक स्वास्थ्य सेवा की कमी भी एक बड़ा कारण है। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं। तमिलनाडु का जेरोज प्लेटफॉर्म क्या है? तो जेरोज क्या है और क्यों चर्चा में? यह तमिलनाडु का स्थानीय फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जिसे जोमेटो और स्विगी के विकल्प के रूप में अपनाया जा रहा है। स्थानीय रेस्टोरेंट ने जेरोज से जुड़ना शुरू किया है क्योंकि बड़े एप्स 30 से 35% का कमीशन वसूल करते हैं। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे। वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की नींव रखी थी। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या सिमुक द्वारा कर दी गई थी, जिसके बाद सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव रखी थी। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव रखी थी। पुराणों में सिमुक को आंध्र भी कहा गया है। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में स्थित है। सातवाहन किस नदी के पास निवास करते थे? सातवाहन गोदावरी नदी के पास निवास करते थे। सातवाहन ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? सातवाहन ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। भारत में विदेशी आक्रमण का क्रम क्या था? तो भारत में विदेशी आक्रमण का क्रम इस प्रकार था। पहले हिंद यवन, जिसको इंडो ग्रीक या बैक्टीरिया या यूनानी बोला जाता है, तो सबसे पहले इंडो ग्रीक आए थे, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद शकों के बाद पल्लव, और उसके बाद अंत में कुषाण आए थे। सबसे पहले हिंद यवन, जिसको इंडो ग्रीक बोलते हैं, उसके बाद शक, शक के बाद पल्लव, पल्लव के बाद कुषाण आए थे। भारत में सबसे पहला हिंद यवन आक्रमण किसने किया था? भारत में सबसे पहला हिंद यवन आक्रमण ड्रेमेटियस द्वारा किया गया था। हिंद यवन वंश का सबसे शक्तिशाली या प्रसिद्ध शासक कौन था? तो हिंद यवन वंश का सबसे शक्तिशाली प्रसिद्ध शासक मिनाडर था। बौद्ध साहित्यों में मिनाडर को मिलिंद के नाम से जाना जाता है। भारतीयों ने ज्योतिष विद्या किससे सीखी है? भारतीयों ने ज्योतिष विद्या यवनों से सीखी है। नक्षत्र देखकर भविष्य बताने की कला भी इन्हीं से सीखी गई थी। भारत में सिक्के बनाने की कला किससे सीखी गई थी? भारत में सिक्के बनाने की कला हिंद यवनों से सीखी गई थी। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों, हिंद यवनों ने चलाई थी। शक वंश का प्रथम शासक कौन था? तो शक वंश का प्रथम शासक माउस था। शक वंश का सबसे शक्तिशाली प्रतापी शासक कौन था? शक वंश का सबसे शक्तिशाली प्रतापी शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख की रचना की थी, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। रुद्रदामन ने ही सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। पहलो पार्थियन वंश का संस्थापक कौन था? पहलो वंश का संस्थापक मिथ्रेडस प्रथम था। पहलो वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? पहलो वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गेंदो फर्निस था। गेंदो फर्निस था। इसी के समय में सेंट थॉमस भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। तमिलनाडु में उसकी हत्या कर दी गई थी। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसिस था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक
भीम कटफिशिस था। भीम कटफिशिस ने भारत में तांबे और सोने के सिक्के चलाए थे। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की दो राजधानी थी। पहली राजधानी पुरुषपुर पेशावर में, दूसरी राजधानी मथुरा में। कनिष्क के दरबार में कौन कौन विद्वान थे? कनिष्क के दरबार में प्रमुख विद्वान वसुमित्र। वसुमित्र की रचना महाविभास सूत्र है। नागार्जुन थे, इन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता था। इन्होंने शून्यवाद के प्रतिपादक थे। चरक थे, इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। इन्हें भारतीय औषधि का पिता या आयुर्वेद का जनक माना जाता है। कनिष्क के समय में भारत में किन शैलियों का विकास हुआ था? कनिष्क के समय में भारत में गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति बनाने का श्रेय मथुरा शैली को जाता है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।